बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 है मेरे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसको आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स भी कहते हो, उसे कंप्लीट करवाने वाली हूँ मैं आज। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो उसको देख लीजिए कहाँ से आपने मार्क करना और कैसे इसको समझना है। पेज नंबर 144 पर सीधा आ जाओगे आप। यहाँ पर देख लीजिए पहले मार्किंग कहाँ से, आप हेडिंग पुट करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके बाद स्टेटमेंट की हेडिंग डालकर यहाँ से लिखिएगा आ और पर डीएम क्यूब तक, यहाँ तक आपने स्टेटमेंट करना है। उसके बाद अगली हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन, यहाँ से लिखेंगे आप टू इलस्ट्रेट से लेकर यहाँ तक इक्विलिब्रियम लॉ तक। अब इसको समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, कैसे इसको आप समझेंगे। होता क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट होने लगता है तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है रिएक्टेंट। यानी अगर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे तभी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हुआ है। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक रिएक्शन है, इसको देख लीजिए। इसमें ए है, इसके साथ कोएफिशिएंट लगा हुआ है स्मॉल ए, बी के साथ कोएफिशिएंट लगा हुआ है स्मॉल बी। ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो इंडिकेट कर रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये क्या बना रहा है, सी और डी, और इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है उससे रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब होता क्या है कि देखिए यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं ये लिखे हुए तो हैं ए और बी, लेकिन आपको मालूम नहीं कि इसमें से कितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जितने रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो मास जो है वो एक्टिव मास कहलाता है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल कि लेट सपोज यहाँ पे 100 मोल्स हैं, लेकिन उन 100 मोल्स में से सिर्फ 5 मोल्स जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो 5 मोल्स जो है वही एक्टिव मोल्स हैं इसके, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगर आपसे कोई कहता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले तो आपने समझ लिया कि एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, यानी कि जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है प्रोडक्ट को कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट देख लें, आपसे कहता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है जब वो आपस में रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाने की तरफ जा रहा होता है तो उस रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट के। एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन में हिस्सा लें और प्रोडक्ट को फॉर्म करें। अब आ जाएं आप इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दी ए बी और सी और डी वाले की, जिसमें सी और डी प्रोडक्ट है, ए और बी जो आपका रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के हिसाब से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है ए और बी, ये रिएक्टेंट है तो यही डायरेक्ट हिस्सा ले रहे हैं इसमें। आपने क्या करना है, आर एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। अब ए के ऊपर इसका कोएफिशिएंट लगा दीजिएगा स्मॉल ए, बी के ऊपर इसका कोएफिशिएंट लगा दीजिएगा स्मॉल बी। अब आपको पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही निशान आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे जो आपने कांस्टेंट लिया है इसको आपने कहा के एफ। ये क्या होता है, ये कह लीजिए कि कांस्टेंट होता है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के एफ से। सिमिलरली अब आप प्रोडक्ट जो है इसको कंसीडर करके चलिए। प्रोडक्ट में आप क्या कहेंगे कि फ़र्ज़ कर लीजिए अगर आप प्रोडक्ट के हवाले से बात करते हैं तो जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, यानी जिसमें प्रोडक्ट टूटकर दोबारा रिएक्टर में कन्वर्ट हो रही है, ये डायरेक्टली किसके रिलेटेड होगा, प्रोडक्ट के। तो आपने क्या करना है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी एंड डी। सी के ऊपर इसका कोएफिशिएंट लगा दे स्मॉल सी, डी के ऊपर इसका कोएफिशिएंट लगा दीजिए स्मॉल डी। अब इसमें भी क्या होगा कि जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी का निशान जो है इसको फिनिश करेंगे तो इसके लिए आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट है के बी का मतलब होता है कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। बाकी इक्वेशन की जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब होता क्या है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो ये रिएक्शन है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पे आ गया, इसका मतलब 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर एफ और आर वी यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो अब इस तरह के एक्सप्रेशन में आप क्या कहेंगे कि आर एफ इज इक्वल्स टू आर बी। इसका मतलब अगर आप आर एफ चेक कर रहे हैं तो आर एफ किसके बराबर था, के एफ ए इंटू बी के, और आर बी जो वो किसके बराबर था, के बी इंटू सी एंड डी के, ठीक है। तो आपने इसकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुटअप कर दी। अब आप जैसे इसको अरेंज कर लेंगे, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये जो ये के एफ अपॉन के बी है इसकी जगह आपने क्या करना है, एक कांस्टेंट इस्तेमाल करना है, और ये जो एक कांस्टेंट है ये कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हो आप के सी से। तो इस तरह के सी की एक्सप्रेशन ड्राइव हो जाती है इधर कि किसके बराबर है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो इसके साथ ही होपफुली मुझे यकीन है कि आपको ये लॉ ऑफ मास एक्शन और इसका जो एक्सप्रेशन है ये समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है मैं उसकी तरफ मूव कर रही हूँ।
आपका जो दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके दो पार्ट्स हैं। पेज नंबर 151 पर इसका जो पहला पार्ट है, इसमें इसने आपसे कहा है कि जो ली चैटलर प्रिंसिपल है इसको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, यानी कि क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट आपको देना है। तो देखिए इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बस बहुत भरी हुई है और उसमें किसी एक बंदे के चढ़ने की जगह होती है, तो वो उसमें चढ़ तो जाएगा, लेकिन उसको अपने आप को क्या करना होगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो अपने आप को कुछ इस तरीके से बैलेंस करेगा कि कम से कम स्ट्रेस या कम से कम प्रेशर जो है वो उसको फील हो, तो अपने आप को सेंटर में कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, ना कि किसी डोर पे लटकने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है कि जब ली चैटलर का प्रिंसिपल आप स्टडी करते हैं तो वो ये कहता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। अब अगर इक्विलिब्रियम पर है तो अगर आप कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट करते हैं, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन पर या टेम्परेचर पर, या फिर आप उसके रिएक्टेंट जो है उस पर किसी भी किस्म का कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो इक्विलिब्रियम जब अपने आप को उस साइड पे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा जहाँ पे कम से कम असर हो उस केमिकल रिएक्शन पर, उस स्ट्रेस का। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि अगर इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन है और आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो अपने आप को ऐसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा जहाँ पे उस पर कम से कम प्रेशर जो है पूरे ओवरऑल रिएक्शन जो है उसके ऊपर फेस करना पड़े। तो इसका स्टेटमेंट देख लो आप। सबसे पहले आप कैसे देखोगे इसका स्टेटमेंट, कहाँ से लिखोगे, पेज 151 पर आ जाएंगे, ली चैटलर्स प्रिंसिपल जो इसकी हेडिंग पुट करेंगे, यहाँ से मेंशन करेंगे स्टेटमेंट की हेडिंग के साथ, इफ़ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस, यहाँ से लेके इम्पोज तक आपने क्या करना है, इसको मार्क कर लेना है। अब इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, इसमें इसने आपसे कहा है कि जो हैबर्स प्रोसेस है उसके हिसाब से आपने क्या करना है, बताना है कि ली चैटलर प्रिंसिपल जो है उसको इस्तेमाल करते हुए कैसे आप हैबर प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसको भी देख लें कहाँ से मार्क करना है। पेज नंबर 154 पे सीधा आ जाएंगे आप। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ली चैटलर्स प्रिंसिपल की, हैबर्स प्रोसेस। आपने क्या करना है, सबसे पहले मेन हेडिंग यही डालनी है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलर्स प्रिंसिपल हैबर प्रोसेस। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको लिखना, द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया से लेकर आपने मेंटेन तक लिखना है। इसके बीच में इक्वेशन है, इसको भी एज इट इज़ आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसकी हेडिंग पुट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लिखना है सबसे पहले एन इंक्रीज इन द प्रेशर से लेकर अमोनिया गैस तक। उसके बाद ये एक लाइन ड्रॉप करनी है और यहाँ से लिखना है दोबारा ऑप्टिमम कंप्रोमाइजिंग प्रेशर से लेके 200 से 300 एटमॉस्फेयर। तो पहले भी मैंने स्टार्ट की जो दो हेडिंग्स है इसको मार्क करें, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट पेज की जो हेडिंग्स है इसको भी मार्क करवा के एक्सप्लेन कर दूँगी। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, हैबर्स प्रोसेस में हम अमोनिया को फॉर्म कर रहे होते हैं। अमोनिया फॉर्म करने के लिए हमारे पास जो बेसिक रिएक्टेंट होता है वो दो ही होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या चीज़ फॉर्म करेंगे, अमोनिया। ये इक्वेशन इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ली चैटलर्स की प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए आपको बताना है कि इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, कंसनट्रेशन या कैटलिस्ट जो है वो किस तरीके से आपने इस तरह ऐड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया जो है ये फॉर्म हो सके। तो सबसे पहले तो आ जाइए आप प्रेशर के ऊपर। देखें, अगर आप प्रेशर इस तरह की इक्वेशन में इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें होता क्या है कि इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाता है। राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है कि आपके जो रिएक्टेंट है ये टूट टूट के क्या चीज़ ज़्यादा फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट अमोनिया। और यही आपका पर्पज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन किसकी चाहिए, अमोनिया की। तो इसका मतलब इस तरह के रिएक्शन में अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा और अमोनिया आपको ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान में रखिएगा बहुत ज़्यादा भी प्रेशर आपको इंक्रीज़ नहीं करना। तो इसके लिए जो आइडियल सिचुएशन है वो तकरीबन 200 से लेकर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी जो दूसरी कंडीशन है यानी कि टेम्परेचर। इसको देख लीजिए कैसे मार्क करेंगे आप। यहाँ पे टेम्परेचर को देख लें आप, ये क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस तरह के जो सिस्टम है इसमें आपने क्या करना है, टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेना है। जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन जो है वो क्या करता है, आपका राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया जो है वो आपको फॉर्म होती है। मगर इसमें भी एक लिमिट है कि तकरीबन 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही अंदर आपको टेम्परेचर रख लेना चाहिए। मार्क कहाँ से करेंगे आप, यहाँ से एज द रिएक्शन से लेके अमोनिया तक, और उसके बाद द ऑप्टिमम चॉइस से लेके यहाँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला है आपके पास कंसंट्रेशन चेंज। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ज़्यादा रिएक्टेंट ऐड करेंगे यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है उसको ज़्यादा ऐड करना शुरू कर देंगे तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की तो इक्विलिब्रियम जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया जो है वो आपकी फॉर्म होगी। या तो आप ये करें कि रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें, वरना दूसरी चॉइस ये होती है
कि जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन को आप डिक्रीज़ कर देंगे, तो भी क्या होगा, जब प्रोडक्ट कम होगी तो वो कम रिएक्टेंट में बैकवर्ड में टूटेगी, और जब वो कम बैकवर्ड रिएक्टेंट में टूटेगी तो इसका मतलब कि ओवरऑल जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ ही शिफ्ट होगा। तो बेहतर चॉइस आपके पास क्या है कि आप नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को ही ज़्यादा ऐड करें ताकि ज़्यादा अमोनिया आपके पास फॉर्म हो। लास्ट में एक चॉइस है आपके पास कैटलिस्ट, ये ऑप्शनल होता है लेकिन इसको डाल देना चाहिए। इसका सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो रिएक्शन टाइम है आपका वो स्पीड अप हो जाता है और आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया जो इसकी प्रोडक्शन मिल जाती है, जो कि इंडस्ट्रियली तो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या होती है, हेल्पफुल साबित होती है। तो ये हेडिंग भी आप मार्क कर लेंगे एडिशन ऑफ कैटलिस्ट की, यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो उसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए, जिसमें ली चैटलर प्रिंसिपल आपने स्टेटमेंट मार्क करना है और हैबर्स प्रोसेस के हिसाब से आपने इसकी जो एप्लीकेशन है इसको पूरा राइट डाउन करना है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसकी तरफ बढ़ रही हूँ मैं। अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे पास है कॉमन आयन इफेक्ट, पेज नंबर 159 पर है। इसको पहले आप समझ लीजिए। होता क्या है कि फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास कोई ऐसा सॉल्ट है जो कि स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट है। इस तरह का जो सॉल्ट होता है ना, इसको प्रेसिपिटेट करना बड़ा एक मुश्किल काम होता है, कह लीजिए कि एक मुसीबत होती है। तो अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास एक सब्सटेंस है, वह है सिल्वर नाइट्रेट। आप उसमें डाल देते हैं पोटाशियम क्लोराइड और आप सोचते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड और पोटाशियम नाइट्रेट फॉर्म कर देंगे। पर होता क्या है कि सिल्वर क्लोराइड को फॉर्म करना आसान नहीं होता, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड बन रहा होता है ना एज अ रिएक्शन, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए कि स्पेरेंजियली सॉल्युबल होता है, आसानी से प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता। तो अब आपका काम क्या है कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है ना, ये सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक तो हो रहा है लेकिन इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है क्योंकि स्पेरेंजियली सॉल्युबल है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें कोई ऐसा सॉल्ट डाल देना है जो हाईली सॉल्युबल हो और उसमें क्लोराइड आयन जो है ये मौजूद हो। तो आप क्या करेंगे, इस सब्सटेंस में फ़ौरन सोडियम क्लोराइड ऐड कर देंगे। तो जैसे आप सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पानी में रेडियली डिजॉल्व हो जाता है और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो उसमें टूट जाता है। तो जैसे आप इसमें सोडियम क्लोराइड आयन ऐड करेंगे तो होता क्या है कि क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। जब क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन सोडियम क्लोराइड को ऐड करने की वजह से बढ़ जाती है तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि ये क्लोराइड आयन क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं तो सिस्टम में जितना भी सिल्वर आयन मौजूद है उसके साथ फौरी तौर पे रिएक्शन कर लेते हैं और सिल्वर क्लोराइड जो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो आई होप सो किस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो है क्या। इसमें स्पेरेंजियली सॉल्युबल सॉल्ट जो उसको प्रेसिपिटेट आउट करने की टेक्निक होती है। कोई एक आयन जो उसकी कंसनट्रेशन बढ़ा देते हैं तो जो दूसरा आयन है वो फ़ौरन उसके साथ मिलकर प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। इस चीज़ को कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। अब लिखना कहाँ से, इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले आप कॉमन आयन इफेक्ट की हेडिंग पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे कंसीडर इक्विलिब्रियम से लेकर सिल्वर क्लोराइड तक, बीच में इक्वेशन भी एज इट इज़ आएगी। उसके बाद यहाँ से मार्क कीजिएगा द इंक्रीज से लेकर आपने क्या करना है, एडिट तक लिखना है। उसके बाद आपने पेन का कलर चेंज करना है क्योंकि एक्चुअल में ये डेफिनेशन है, तो आप इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे या ब्लू पॉइंटर वगैरह से लिखिएगा। ये डेफिनेशन है 2 डिक्रीज से लेके इफेक्ट तक। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और कॉमन आयन से लेके ये लास्ट में क्वान्टिटेटिव एनालिसिस तक लिखिएगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं कुछ जो कि स्पेरेंजियली होते हैं उनको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका बहुत सा इस्तेमाल होता है, जैसे कि सॉल्यूशंस जो उसकी बफरिंग में इस्तेमाल होता है या फिर प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स में इस्तेमाल होता है, बाजू का सोप की प्रेसिपिटेशंस में भी इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एक शॉर्ट ब्रीफ अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है मैं उसकी तरफ बढ़ी, उसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, इस क्वेश्चन में इसने सबसे पहले तो आपसे कहा है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इसको डिफाइन कर दीजिए क्या है। तो पेज नंबर 161 पर आ जाइए। यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद है आपकी समरी वाले पार्ट में। ये डेफिनेशन किधर मौजूद है, यहाँ देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको एज इट इज़ लिख लीजिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको पहले शॉर्ट क्वेश्चंस में भी समझाया था कि इसमें होता क्या है कि ये एक तरह से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है और रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन है इसका एक रेशियो होता है जब सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो जब भी कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो तो उसमें जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाती है। पूरी यहाँ से एज इट इज़ आपने डेफिनेशन जो है वो मार्क कर लेनी है और इसको लिख लेना है। अब इसका जो अगला पार्ट है ये बुक में है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको तवज्जो से सुनिएगा ये क्या है, ठीक है। इसको मार्क करा देती हूँ मैं आपको जी। तो सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पे पेज नंबर 149 पर आ जाएं, ठीक है। और आपने हेडिंग डालनी है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की। इसने आपसे कहा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc, इसकी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों बातें ना आपने एक्सप्लेन करनी है। तो स्टूडेंट
चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो होता है QC, यानी कि ये होता है आपके पास रिएक्शन कोशेंट। अब रिएक्शन कोशेंट में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या फ़र्क होता है, ये वाली बात समझ लो पहले। होता क्या है कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो आप चेक कर रहे होते हैं एनी पॉइंट पर, यानी सिस्टम अभी आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है, आप किसी भी वक्त अगर उसकी जो कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो चेक करने जा रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है QC, यानी कि ये कहलाता है रिएक्शन कोशेंट। जबकि अगर आपके पास यही सिस्टम इक्विलिब्रियम में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट 50-50% जो है उसकी कंसंट्रेशन चल रही हो, और उस वक्त आप उसका रेशो लेते हैं, तो वो कहलाता है KC, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो QC और KC दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब आप आ जाइए, इधर मार्क कर लीजिए। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यहाँ से लिखिएगा कंपैरिजन से लेके एज फॉलो तक। अब इसमें सबसे पहला केस है, पहला केस आपसे कहता है, फर्स्ट कर लीजिए कि जो रिएक्शन कोशेंट है इज़ स्मॉलर देन KC, यानी रिएक्शन कोशेंट जो है वो आपका छोटा है एज़ कम्पेयर टू द KC। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है ये लेफ़्ट टू राइट होगा और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो अगर आपने चेक कर लिया कि QC जो है वो KC से छोटा है, तो फ़ौरन समझ जाइएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा फॉर्म होगी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि QC जो है वो KC से बड़ा हो, यानी इट इज़ ग्रेटर देन KC। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फ़ौरन समझ जाइए कि इस तरह का जो रिएक्शन है ये राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा। राइट टू लेफ़्ट करने का मतलब क्या होता है कि इसमें प्रोडक्ट के बजाय रिएक्टेंट ज़्यादा फॉर्म होगी, यानी कि प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड के हिसाब से क्या कहता है कि QC और KC दोनों बराबर हैं। फ़ौरन समझ जाइए सिस्टम आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है उतनी ही आपके पास रिएक्टेंट की है। तो अब इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि क्या चीज़ पहले फॉर्म हो रही है, रिएक्टेंट फॉर्म ज़्यादा हो रहा है या फिर प्रोडक्ट, क्योंकि सिस्टम कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस तरीके से तीनों केस आपने समझ लीजिए कि अगर छोटा है QC KC के मुकाबले में तो आपको प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी, QC बड़ा है KC से तो आपको रिएक्टेंट ज़्यादा मिलेगा, QC बराबर है KC की तो इसका मतलब आपके पास दोनों चीज़ें जो हैं उनकी क्वांटिटी सिमिलर है। अब अगला केस देख लीजिए। अगला केस फ़ौरन पेज नंबर 150 पर है आपका, ये है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। पहले मार्किंग देख लीजिए कहाँ से करेंगे, द एक्सटेंट टू विच से लेके पाथवे तक। उसके बाद लाइन से ये तीनों हेडिंग्स हैं और पूरी लिखनी है, दो लाइन्स हैं जस्ट। ठीक है, इसको समझ लीजिए। फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास बहुत लार्ज वैल्यू आती है KC की, तो अगर आपके पास बहुत लार्ज वैल्यू KC की आती है तो आप फ़ौरन समझ लीजिए कि इस तरह का जो रिएक्शन है इसमें जो रेशो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि इसका जो इक्विलिब्रियम है ये बहुत ज़्यादा है और ये रिएक्शन जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू KC की क्या प्रेडिक्ट करती है कि रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। दूसरी चीज़ क्या होगी, वेरी स्मॉल वैल्यू। अब बहुत छोटी वैल्यू अगर, तो इसका मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जो आप कह लीजिए रेशो है ये बहुत कम है। जब ये बहुत कम है तो बहुत मुश्किल है कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम तक पहुँचे या फिर ये कंप्लीट हो। तो इस तरह का जो रिएक्शन है इसको फ़ौरन हमें देख लेना चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो ऐड करनी चाहिए, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर या फिर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इन तमाम फैक्टर्स को एक मरतबा फिर से रीचेक करना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत मुश्किल है कि कंप्लीट हो। इसमें वैल्यू जो है KC की बहुत छोटी आ रही होती है। लास्ट जो आपके पास एक बचता है ऑप्शन, वो क्या होता है, इंटरमीडिएट वैल्यू। तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाती है जिसमें रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट वाला जो रेशो होता है वो ऑलमोस्ट तकरीबन सिमिलर हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह की जो कंडीशन है इसमें फ़ौरन आप पहचान जाएँ कि ये जो रिएक्शन है ये इस वक्त इक्विलिब्रियम में है, तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है, इस वक्त इक्विलिब्रियम में 50% रिएक्टेंट मौजूद है और 50% प्रोडक्ट मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आज ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे, क्योंकि तमाम के तमाम डिस्क्रिप्टिव थे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।